मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 17 फेब 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। देखिए, आज नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, सिर्फ तीन ही टॉपिक एग्जाम में जो मुझे लगे आज के पेपर में इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में बहुत अच्छा आर्टिकल आते नहीं है। द हिंदू में तो मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ, कुछ खास आर्टिकल हमें आ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो आर्टिकल लगता है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो। आज जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो एक ही टॉपिक है जो है सीआरआर के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। उसके अलावा जो नेचुरल गैस के बारे में एक आर्टिकल है, ये द हिंदू का नहीं है, ये बिजनेस लाइन का है, और आपको पता है कि द हिंदू का ही पेपर होता है बिजनेस लाइन भी। तो इसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। जो एडिटोरियल है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में है, जो हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिटेल में किया था, उसी के बारे में है एडिटोरियल। और एक दो पॉइंट शायद आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि आज आर्टिकल ज़्यादा नहीं है तो आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंस वाला अटेम्प्ट करेंगे क्लास में, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन की, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो हम लोग बात करेंगे, उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है, तो आप ये मत समझना कि भाई हम तो न्यूज़पेपर एनालिसिस से हटके कुछ कर रहे हैं। हटके नहीं है, अल्टीमेटली हमें जो आंसर लिखने होते हैं वो अपने न्यूज़पेपर से ही मोस्टली लिखने होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। और 70% क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं मेंस में, वो आप न्यूज़पेपर से ही कर सकते हो। तो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे जुडिशरी वाले सेक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो ये आया है वर्डिक्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है लैंडमार्क जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के बारे में ये पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन 150 वर्ड में ही पूछा गया है। अब बस कंटेंट हमारे पास अच्छा खासा है। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, सीआरआर। और उससे पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट है कि भाई हम लोग अपना करंट अफेयर करते हैं हर वीक को, आपको वैसे पहले से पता ही है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि 2 साल का करंट अफेयर जब तक आपका तैयार होगा नहीं, तो आप बहुत कंफर्टेबली प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और मेंस में तो भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसलिए 2 साल का एनालिसिस जरूरी है आपके लिए। आप उसको, तैयारी आपकी ठीक ठाक रहे, तो ये प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। मैं ही इस क्लास को करता हूँ सैटरडे को। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर SC1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो मेरी तरफ से 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी हम आपको दे देते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक अपना हो जाता है सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, तो ज्यादा जाने की डिटेल में जरूरत ही नहीं है। कैश मतलब भैया हाँ कैश में रखोगे तो ऑब्वियसली बात है। रिजर्व मतलब आप इसको स्टोर में रखोगे, और रेशो मतलब किसी चीज का रेशो होगा ये। जैसे हमारे पास एक होती है, अ, जब हम लोग उसकी बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि भाई जो बैंक के पास टोटल लायबिलिटी है, ठीक है, टोटल जो लायबिलिटी होती है बैंक के पास, ये लायबिलिटी का मतलब होता है कि बैंक के पास कितना पैसा है और बैंक को कितना पैसा देना है। जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा करवाते हो, ठीक है, अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट, आपके पास एटीएम होता है, बैंक में जाइए, विड्रॉ कर सकते हो आप अपना पैसा। ठीक है, बैंक से जब भी मांगोगे आपको, बैंक को आपको देना पड़ेगा। वो बैंक की एक लीगल लायबिलिटी है, बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। तो एक तो ये लाइबिलिटी हो गई। एक लाइबिलिटी होती है जब आप एफडी वगैरह करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, है ना, टाइम डिपॉजिट करवाते हो, तो टाइम टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट एक ही बात होती है। ये भी बैंक की लाइबिलिटी है। मतलब जो सर जनता को, जो उसके अकाउंट में जो पैसा लोग जमा करवाते हैं, वो उसको देना होता है, तो उसे कहते हैं लाइबिलिटी। यानी कि बैंक के पास जो पैसा होता है ना, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि वो आपके पास नेट डिमांड और टाइम टाइम लाइबिलिटी उसको बोलते हैं, मतलब टेक्निकल टर्म में बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। डिमांड मतलब जो सेविंग अकाउंट में होता है, टाइम मतलब जो फिक्स डिपॉजिट में होता है। तो इसका कुछ परसेंटेज बैंक को अलग से रिजर्व करके रखना पड़ता है। वो पैसा बैंक लैंड नहीं कर सकता, वो हमेशा उसके गुल्लक में पड़ा रहेगा। गुल्लक हम लोग क्यों बनाते हैं? इमरजेंसी के लिए ही बनाते हैं। तो जैसे मान लो बैंक के पास 100 रुपए आया, आपने एफडी करवाया, जनता ने पैसे जमा करवाए, बैंक के पास टोटल 100 रुपए हैं। अब बैंक को ये 100 रुपए आगे मान लो अडानी जी को पैसे ये देने हैं,
कोई भी ले सकता, आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, अडानी अडानी अंबानी कोई भी ले सकता है, बट लेट्स से कि अडानी जी उस पैसे को ले रहे हैं। दूसरे कोई और भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे अनिल अंबानी भी हो गए। चलो, यहाँ पे हो सकता है मैं भी हूँ, है ना भाई, थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी चाहिए होगा मान लो। तो इस तरह से लोग बैंक से पैसा लेते हैं, और ये 100 रुपए जो है हम सभी लोगों ने यहाँ पे जमा करवाए हैं। अब सवाल ये है कि बैंक जब इनको ये पैसा देगा तो बदले में इनसे इंटरेस्ट रेट लेगा। इंटरेस्ट तो लेगा ही ना बैंक इनसे। वो जो इंटरेस्ट होता है, आप ये समझ लीजिए, वो इंटरेस्ट मान लो बैंक इनसे ले रहा है 5%, लेट से। तो बैंक को अगर इनको 100 रुपए देगा, तो बैंक को बदले में कितने पैसा मिलेगा? 105 रुपए मिलेगा, क्योंकि 5 रुपए इंटरेस्ट रेट हो गया। यस। आप लोगों ने जो बैंक में जमा करवाया था पैसा, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा? 3%। यस। तो बैंक आपको कितना देगा? 103 रुपए। बैंक को यहां से कितना आया? 105। बैंक आपको कितना दे रहा है? 103। तो बीच में 2 रुपए का क्या हुआ? ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। सिंपल। जैसे मनी लेंडर करते हैं, बनिए करते हैं, है ना। किसी से पैसा लेते हैं कम रेट में, आगे पैसा देते हैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे। बीच वाला जो गैप होता है उनका प्रॉफिट हो जाता है। अब इस प्रॉफिट में से बैंक को अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट भी देना है, लैंड का रेंट भी देना है, दुनिया भर की चीजें होती हैं बैंक के पास खर्चा करने के लिए। तो ये एक सिस्टम होता है। तो बैंक बेसिकली एक मनी लेंडर की तरह काम करता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। रिस्क बहुत होता है बैंक के पास। अब हो सकता है भैया मैं पैसे लेके भाग जाऊं, रिस्क तो है। मैं पैसा दिया ही नहीं, डिफॉल्ट हो गया। हो सकता है नील अंबानी जी भी पैसा लेके भाग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब लाइबिलिटी तो है बैंक की, बैंक को ये तो पैसा देना ही देना है जो जमा करवाया था, लेकिन पीछे से पैसा आ नहीं रहा है। तो उस केस में क्या होता है? ये पैसा डूब जाता है और बैंक बंद हो जाता है। बैंक अगर बंद हो गया तो भाई पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्राइसिस में आ जाएगा, क्लैश हो जाएगा, और इन लोगों को जो पैसा मेहनत करके कमाया था वो भी डूब जाएगा। अब ये सीन चलता है हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर में, हमारे नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में यही चलता है। अब ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए आरबीआई ने इन बैंकों को एक सजेशन दिया, एक रूल बनाया। और इन्होंने कहा कि बैंक को कि भाई देखिए, आपके पास ये जो 100 रुपए है ना, आप पूरे के पूरे 100 रुपए आगे लैंड नहीं कर सकते हो। अनिल अंबानी को, अडानी को, मुझे नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात है। इस 100 रुपए में से कुछ पैसा आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसको आप हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है? लाइक अ गुल्लक। इन केस अगर यहां से पैसा नहीं आया, तो इस रिजर्व में से कम कुछ तो हम लोगों को लुटाएंगे, वापस करेंगे ना, जिन्होंने अपने अकाउंट ओपन कराए हैं। भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना कुछ तो रहेगा हाथ में। तो ये ऐसे कुछ रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा। और जो दो हमारे पास रिजर्व है वो आपको पता ही है, एक हमारे पास होता है एसएलआर, और एक हमारे पास होता है सीआरआर। एसएलआर को बैंक कैश की फॉर्म में नहीं रखते हैं, यूजली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह की बॉन्ड फॉर्म में रखते हैं। सीआरआर को जो है वो कैश की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है? जो सीआरआर होता है, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया जाता है आरबीआई के द्वारा। एसएलआर के ऊपर इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली पे किया जाता है। ठीक है? अब सोचने की बात यह है, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊं, तो बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। पहले केस में सपोज कोई सीआरआर नहीं है, कोई एसएलआर नहीं है, तो बैंक ये 100 रुपए जो है अडानी जी को दे सकता है, और 100 रुपए में बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। मान के चले अडानी जी पूरा पैसा दे देते हैं, हम इस केस में मान के मान हम नहीं मान के चल रहे हैं भैया, बैंक का कोई रिस्क है मान लो। अडानी जी पूरा पैसा दे देते हैं 100 रुपए के ऊपर, तो 105 रुपये मिल गया जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आपको 103 रुपये मिल गया, और 2 रुपये बैंक का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है, राइट। बट सपोज बैंक ने कहा कि भाई आपको सीआरआर के रूप में 5% रिजर्व रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक के पास अभी देने के लिए सिर्फ कितने पैसे बचे? 95, क्योंकि 5 को तो वो हाथ नहीं लगा सकते। 5 रुपीज तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। अब बैंक इस 95 रुपीज को लैंड करेगा अडानी जी को, जबकि पहले वाले केस में वो 100 कर सकता था, लेकिन इस बार रूल की वजह से उसको सिर्फ 95 ही करना पड़ा। तो ये 5 तो वैसे फालतू में गया हुआ है, ये फालतू पे तो कोई इनकम ही नहीं हो रही है बैंक को। तो बैंक नहीं चाहते कि ये लिमिट हो। बैंक हमेशा यही चाहते हैं कि भाई ये मिनिमम से मिनिमम हो।
बैंक बैंक भी चाहता है थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हो, लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम हो। इवन विदेशों में तो कहते हैं भैया होनी ही नहीं चाहिए, कई कंट्रीज में तो है ही नहीं है ये इस तरह का प्रोविजन। तो जितना ज्यादा यहाँ पे सीआरआर होगा, उतना ही कम पैसा बैंक के पास लैंड करने के लिए बचेगा। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो बैंक को 103 रुपए देने थे इंटरेस्ट रेट जोड़ के, यहाँ पे पैसा सिर्फ 95 रुपीज ही बचा है आगे देने के लिए। अब ये 3 रुपए भी, 103 रुपए भी रिकवर करने हैं 95 में से, और अपना प्रॉफिट भी कमाना है। तो बैंक इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है। सीधी सी बात है भाई, जब आपके पास पैसा होगा कम, आपको उसमें से प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो इंटरेस्ट रेट तो हाई करना पड़ेगा। चलो अडानी जी तो मान लो पे भी कर देंगे, आम आदमी जो बेचारा लोन लेता है वहां से वो कैसे पे करेगा इतना हाई इंटरेस्ट रेट? तो इसकी, क्योंकि लोग लोन लेना बंद कर देते हैं तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो सीआरआर बढ़ने से मनी सप्लाई कम होती है, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं बचता है लैंड करने के लिए। जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में भी नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। और अगर इंटरेस्ट रेट मान लो 1% है, ओनली 1%, तो बैंक के पास देने के लिए कितना पैसा बचा? 99 रुपीज। अब बैंक के पास खूब पैसा है, अब उसको 99 में से सिर्फ 103 बनाने हैं, पहले 95 में से बनाने पड़ रहे थे। तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, क्योंकि इसके पास खूब सारा पैसा है देने के लिए। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अडानी जी, अंबानी जी, मैं, आप सब लोग जो है लोन लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि इतने कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है। मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि बैंकों के पास पैसा ज्यादा है। तो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अभी सीआरआर क्या होता है। तो ये मुझे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आई डोंट थिंक सो अभी मैटर भी कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है हमारा एसबीआई, एसबीआई आरबीआई को कह रहा है कि प्लीज आप सीआरआर को कम कर दीजिए ग्रीन डिपॉजिट्स में। ठीक, आप नॉर्मल तो नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन कम से कम ग्रीन डिपॉजिट में कर सकते हो ना। ग्रीन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? ये एसबीआई के द्वारा एक ऐसी स्कीम ली गई थी जिसमें वो ऐसे लोगों को पैसा लेंड करता है, बोरो ऐसा पैसा देता है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको कहा भैया कम से कम ऐसे मामले में तो सीआरआर कम कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये तो हम लोग एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं। इसमें भी आप इतना ज्यादा हाई हाई अगर सीआरआर रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये भी उन्होंने आरबीआई से कहा। अब आरबीआई इसके ऊपर मानेगा नहीं मानेगा, दैट्स ए सेपरेट केस। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सीआरआर क्या होता है। सीआरआर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच बैंक्स हैव टू मेंटेन एज अ कैश रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ये जरूरी होता है ताकि बैंक की ए हेल्थ बची रहे, बैंक बेचारा वो फ्रॉड ना हो, वो डिफॉल्ट ना हो, ठीक है, बैंक करप्ट ना हो, इसलिए जो है उसको रखा जाता है। बैंक्स कैन नॉट यूज दिस अमाउंट फॉर द लैंडिंग फॉर और एनी इन्वेस्टमेंट पर्पज। ये पड़ा हुआ बस बैंक में सड़ जाता है पड़े पड़े। ठीक है। सीआरआर अप्लाइज टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ऑफ कोर्स, जैसे हमारा एसबीआई है। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, हमारे जो आरआरबीज होते हैं और एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जो एसएलआर वाला कॉन्सेप्ट है, क्या वो आरआरबी और एनबीएफसीज पे लगता है, क्या वो कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे लगता है, कॉर्पोरेट बैंक्स पे? कमेंट में बताओगे तो मजा आएगा। अगर मैंने थोड़ा बहुत इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको ये आइडिया इसका होगा ही। तो सीआरआर को कंट्रोल किया जाता, हेल्प की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। देखिए, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा सा मतलब है मनी सप्लाई, है ना, यू नो दिस वेरी वेल। मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। और सीआरआर को मनी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। अब ये भी मैंने को बताया था, अगर आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देती है तो बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, बैंक के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में भी कम होगा, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर सीआरआर कम होगा, बैंकों को ज्यादा रिजर्व रखना, सीआरआर अगर कम होगा बैंकों को कम रिजर्व रखना पड़ेगा, बैंकों के पास लैंड करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा। जब बैंकों के पास जैसा पैसा ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक होता है, कुछ ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी चीज है नहीं। ठीक है। तो इन अ हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट आरबीआई कैन इंक्रीज सीआरआर, अभी जैसे मैंने को बताया, है ना। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो सीआरआर को कम कर दो, मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है तो सीआरआर को बढ़ा दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीआरआर के बारे में कॉन्सेप्ट था। बिजनेस बिजनेस लाइन से हमारे पास एक आर्टिकल आता है जिसे कहते हैं इंडियाज नेचुरल गैस इंपोर्ट्स टू ग्रो एट 4.9% एनुअली टिल 2050। तो भैया इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी है भाई। ठीक है। तो ऑफ कोर्स, एमर्जिंग इकोनॉमी मतलब एनर्जी इकोनॉमी,
जितना ज़्यादा आपकी कंट्री डेवलप करेगी उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपकी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है भैया। ठीक है, पहले आपके घर में एक फ्रिज होता था, आपका पैसा आएगा तो दो फ्रिज रखोगे। पहले घर में एक पंखा होता था, अभी चार पंखे रखोगे, तो ऑब्वियसली एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। और जैसे जैसे इकोनॉमी कोई आगे ग्रो करती है, तो इसलिए आप देखेंगे जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो कर पर कैपिटा कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास अप्लायंसेस ज्यादा होते हैं। हर चीज बिजली से चलती है वहां पे, है ना। वहां पे लकड़ी से तो आग जला के वही रोटी नहीं बना रहे हैं वो लोग, है ना, वो तो गैस से ही बना रहे हैं। और वो से पूरा सिस्टम होता है। तो इंडिया में भी ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये जो नेचुरल गैस की जो डिमांड है, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। 4.9% पर एनम के हिसाब से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है बेसिकली। अब नेचुरल गैस होती क्या है वो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से पता ही होगा। नेचुरल गैस जो नेचर के अंदर पाई जाती है, नेचर के अंदर। अब ये नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल होता है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि फॉसिल फ्यूल होता नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे हमारा पेट्रोलियम होता है वो एक फॉसिल फ्यूल है। हमारा जो कोल होता है, ठीक है, पेट्रोलियम होता है जी, कोल होता है, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। हमारा जो नेचुरल गैस है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब होता है जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे, होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो अलगी हो, ठीक है, कोई भी हो भाई, चाहे मरीन हो, चाहे हमारे कोरल्स हो, डजेंट मैटर। ऑर्गेनिजम्स तो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जब ये मर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सोइल की सेडिमेंट्स की लेयर्स के अंदर नीचे दब जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो ये फॉसिल्स बन जाते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि डायनासोर्स के फॉसिल्स कहीं से निकाले हैं, है ना, किसी पुराने एक्सटिंक्ट एनिमल के फॉसिल्स निकाले हैं, हमने कभी कभी ऐसा सुना ही होगा। तो बेसिकली उसका मतलब होता है फॉसिल। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं वो फ्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रहते थे। मतलब एक तरह से हमारे बहुत 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 पुराने एंसेस्टर्स, ठीक है। अगर आप एवोल्यूशन में बिलीव करते हो तो उनका यही कहना है भाई हम तो वहीं से आए हैं, इंसान तो बहुत लेटेस्ट आए हैं, हमसे तो पहले दुनिया भर के जानवर रह चुके हैं, है ना, हमारे एंसेस्टर्स जो वहां पे रहते थे बेसिकली, है ना, उस टाइम में आप कह सकते हो। तो ये जब हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब डीकम्पोज होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये जब डीकम्पोज होते हैं तो जो सोयल सेडिमेंट्स की लेयर के अंदर नीचे दबते रहते हैं, प्रेस होते रहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इतने ज्यादा प्रेस हो जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से, तो ये डीप डाउन चले जाते हैं लेयर्स में। और जब ये आपको पता ही है नीचे जब आप जाओगे तो टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब होता है नीचे की तरफ जाके, तो जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर वो टूट जाते हैं। ठीक है, और जिससे क्या बनती है फिर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ उनका बॉन्ड बनता है, ठीक है, और कार्बन तो टूट ही गया था पहले से। वो जब बॉन्ड बनता है तो भाई क्या होता है, फोसिल फ्यूल्स बनते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। और उसी प्रोसेस में हमारी नेचुरल गैस भी बनी है। तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से आपकी नेचुरल गैस बनती है। अब ये नीचे लेयर्स में ट्रैप्ड है, राइट, नीचे ट्रैप हो चुकी है, ये ऐसा सरफेस के पास नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी वो सरफेस के नजदीक होती है थोड़ा सा, कभी कभी बहुत ज्यादा डीप हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन होती सरफेस के नीचे ही है गैस, ठीक है। और मोस्टली अगर आपको जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है ना उसके आसपास ही आपको नेचुरल गैस भी मिलती है, क्योंकि पेट्रोलियम भी फोसिल से ही बना है, ये भी फोसिल से ही बनी है, राइट। इवन जहाँ पे कोल होता है तो वहां पे भी मीथेन पाई जाती है, कोल वाली जगह पे भी, ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्लांट से ही बना है, प्लांट पे ऑर्गेनिक मैटर है, उसका भी डिकम्पोजिशन हुआ होगा, वहां से भी नेचुरल गैस बनती है कोल के पास। उसे कोल मीथेन कहते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। सो क्या क्या रहता है भैया हमारी नेचुरल गैस के अंदर? मीथेन ऑफ कोर्स 97% रहती है। कुछ इंप्योरिटीज भी इसके अंदर होती हैं, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कुछ और छोटी छोटी ट्रेस गैसेज होती हैं। ये सब यहाँ पे होता है। यूजली नेचुरल गैस जितना ज़्यादा डीप पाई जाती है ये इंप्योरिटीज उतनी ही कम होती हैं। और जो डीप नेचुरल गैस होती है तो कई बार तो वो 100% सिर्फ मीथेन ही होता है। तो ये एक नेचुरल गैस का फॉर्मेशन का ऐसे मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है उसके अंदर ये ट्रैप हो जाता है। ऑयल जहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोलियम, उसके आसपास आपको नेचुरल गैस मिलती है, यूजली उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको नेचुरल गैस जो है मिलती है। ठीक है, जो डीपर डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ की जो नेचुरल गैस है वो काफ़ी जो है प्योर फॉर्म में आपको मिल जाती है।
तो हमारे पास जैसे जो कन्वेंशनल नेचुरल गैस है ऑफ कोर्स वो तो मीथेन ही होती है, तो परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में पाई जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक परमिएबल रॉक है, परमिएबल तो आप समझते हो ना, जिसके बीच में जो है गैप होता है। तो यहाँ पे वाटर वगैरह सब आसानी से परमिएट कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से जब नीचे जाएगा वो हमारे फॉसिल, और यहाँ पे इम्परमिएबल हार्ड रॉक होती है, ठीक है, ये है हार्ड रॉक। तो यहीं पे जाके आपका पेट्रोलियम रुक जाता है और इसके ऊपर आपकी गैस होती है, ठीक है, नीचे ऊपर होती है गैस, नीचे होता है आपका पेट्रोलियम। तो वो गैस तो हल्की होती है ना। तो आप इसमें से क्या करते हो, कुआं खोदते हो और इसमें से गैस निकाल लेते हो। आप कुआं खोदते हो, पेट्रोलियम निकाल लेते हो, कितनी आसान सी प्रोसेस है ना। है महंगी पर है आसान। तो ये तो आपका कन्वेंशनल नेचुरल गैस हो गया जो नेचर के अंदर पाया जाता है, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में खूब सारा मिलता है हमें, ठीक है, इंडिया में भी पाया जाता है ऑफ कोर्स, बट कम है इंडिया में। अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस जैसे बायोगैस, जो हम लोग गोबर वगैरह से बनाते हैं, डीप नेचुरल गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन, मीथेन हाइड्रेट्स वगैरह, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस के तरीके होते हैं, ठीक है। बस इंडिया की बात करें तो इंडिया नेचुरल गैस को हम लोग पाइपलाइन से तो इंपोर्ट करते नहीं हैं भैया, क्योंकि बीच में अगर आपको यूएई से मंगवानी है नेचुरल गैस, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रूट से आइए और इंडिया में पाइपलाइन बिछाइए। लेकिन वो तो हम लोग कर नहीं सकते, तो नेचुरल गैस को हम लोग उस फॉर्म में नहीं मंगवाते हैं, हम लोग ज़्यादातर लिक्विफाइड नेचुरल गैस मंगवाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में जो है हम लोग शिप्स वगैरह के थ्रू जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। और इंडिया की जो एनर्जी मार्केट है उसका टोटल 6.7% जो है वो नेचुरल गैस से हम लोग उसको फुलफिल करते हैं, राइट। और इंडिया का टारगेट है कि इसे हम लोग 15% तक लेके जाएंगे। देखिए वैसे तो नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल ही होता है, और इसके को जब जलाया जाता है तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू कोल और एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल, नेचुरल गैस से जो हार्मफुल गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज वो थोड़ी कम निकलती हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि इसके यूसेज को थोड़ा सा हम लोग परसेंटेज को अपने टोटल एनर्जी बास्केट के अंदर बढ़ाएंगे। और सेकंड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है भैया इंडिया दुनिया का, तो ये भी हमें कम करना है डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक एडिटोरियल कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आंसर पे जाएंगे। द क्लियर मैसेज इन द कोर्ट्स नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। तो जजमेंट तो आपको सबको पता ही क्या था जजमेंट। तो जजमेंट तो सिंपल ही था भाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या जुडिशरी के पास ये पावर होती है? बिल्कुल होती है, जिसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये हम लोग को निकल भी किया था और आज सीजी के रिगार्डिंग हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे। इश्यूज क्या है? कई सारे इश्यूज जो है यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। कॉर्पोरेट फंडिंग वाला एक इशू है। देखिए पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में भी, जो कॉर्पोरेट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वो कितना फंड कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उसका एक परसेंटेज फिक्स होता है। कि जैसे मान लो अपने प्रॉफिट का आप 1% कर सकते हो, आधा परसेंट कर सकते हो, 2% कर सकते हो, ये फिक्स है, ताकि एक हद से ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस ना कर सकें, इसलिए लिमिट बनाई गई है। इंडिया में भी ये लिमिट थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को जब हम लोगों ने किया तो ये लिमिट हम लोगों ने हटा दी, वो कैप जो थी उसको हटा दिया। अब ये कैप अपने हटा दी, मतलब कोई कंपनी कितना भी इन्वेस्ट कर, किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी डोनेट कर सकती है, कितना भी डोनेट कर सकती है, उसके पास कोई लिमिट ही नहीं है। इवन जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो भी डोनेट कर रही है, वो दिखाने के लिए सिर्फ लॉस है। उस कंपनी ने बहुत सारी शेल कंपनीज खोली हुई हैं, शेल कंपनीज, इन शेल कंपनीज के थ्रू वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करता है, और टैक्स डिपार्टमेंट को क्या दिखाता है, अरे मैं तो लॉस में हूँ, लेकिन शेल कंपनी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रहा है। तो ये सीधा सीधा ब्लैक मनी वाला केस यहाँ पे बन रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया मैं तो ब्लैक मनी कंट्रोल हो इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आया हूँ, लेकिन शेल कंपनीज के थ्रू आप जो इन्वेस्ट करवा रहे हो उसका क्या? और ये बात तो कोर्ट ने भी बोली है, ये इलेक्शन कमिश्नर ने भी कमीशन ने भी बोली है कि ऐसा होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू था। अब क्योंकि ये खत्म हो गया है, तो जय जुडिशरी और ये कह सकते हो, ठीक है। इशू टू क्रोनी कैपिटलिज्म, कि ये कभी हम लोगों ने बात किया था, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। को कॉर्पोरेट्स पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बदले में उन लॉ, ऐसे लॉ बनाती है जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली हों, ऐसी स्कीम्स बनाती हैं जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली हों, और उनको इंसेंटिव देती हैं सो मैनी थिंग्स, मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कुछ ना कुछ कर दिया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता है, और ये करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। और क्या क्या इश्यूज थे? देखिए आरबीआई का एक्ट
उसके अंदर जो क्लोज 31 आरबीआई का, वो ये कहता है कि सिर्फ आरबीआई ही पैसा ड्रॉ कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, इशू कर सकती है। आरबीआई को ही अधिकार है किसी भी फॉर्म का पैसा इंडिया में इशू करने का। लेकिन ये सरकार ने चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, और क्लोज 31 चेंज कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक के थ्रू बॉन्ड इशू कर सकती है। इससे पहले ये अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास ही होता था। सरकार आरबीआई को कहती थी और आरबीआई बाद में बॉन्ड इशू करता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ मिलकर बॉन्ड इशू कर रही है, तो ये तो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट में ही गया हुआ है। राइट। तो ये भी कोर्ट ने कहा बाय बाय टाटा। तो ये, तो जजमेंट कई लैंड, एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो कई सारी चीजें यहाँ पे हुई। पहली तो सब बात तो स्कीम को पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेके आए थे सरकार, तो कई सारे एक्ट को चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था, जैसे आरपी एक्ट 1951, फाइनेंस एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि इसका यूज करके सरकार ने वो लिमिट हटा दी थी प्रॉफिट वाली। आप जितना मर्जी पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो कोर्ट ने ये पाया कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये स्कीम, तो इसलिए दिस इज नल एंड वॉइड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो जो वोटर्स हैं, दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, टू नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंडिंग। ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स को ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है। तो ये भी उन्होंने कहा कि चलिए भाई, बाय बाय। आरबीआई इलेक्शन, सॉरी, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि आप जल्दी से जल्दी जो बॉन्ड इशू होंगे, अभी आप नया कोई भी बॉन्ड इशू नहीं करोगे, बात खत्म। इवन एसबीआई को ये भी कहा है कोर्ट ने कि आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में एक्सेप्ट किए हैं 2019 के बाद, आप उनको इलेक्शन कमीशन को सबमिट करिए जल्दी से जल्दी। और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल है। सवाल ये है कि भाई, ये जो बोला गया है एसबीआई को और इलेक्शन कमीशन को, क्या इसमें उन लोगों के नाम भी आएंगे जिन्होंने डोनेट किया है, और कितना डोनेट किया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है, क्या ये सारे के सारे नाम आएंगे? अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है सब लोगों को, देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड होता है। तो ये एक बड़ी बात है। कंक्लूजन में आप कह सकते हो, अभी भी कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं हमारे पास, जैसे ब्लैक मनी वाला इशू है, अभी भी कैंपेनिंग वगैरह में इलेक्शन में यूज होता है ना। वोटर्स को पैसा दिया जाता है, कई बार तो डायरेक्ट ही पैसा दिया जाता है। फ्रीबीज वाला बहुत बड़ा इशू है, कहीं ना कहीं जो फालतू की फ्रीबीज होती हैं वो भी एक ब्राइब ही हुआ एक तरह से, तो है ना। वो सब हो गया। उसके अलावा कंक्लूजन में ये कहा इन्होंने कि डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करती है जब हम लोग विजिलेंट करते हैं। डेमोक्रेसी कोई ऐसे आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है कि आपने एक बार ले आए और वो चलती रहेगी बढ़िया। नहीं नहीं नहीं। डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे ज्यादा थ्रेट होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी आपको बोलने के लिए अलाउ करती है। डेमोक्रेसी जो है सारे व्यू पॉइंट्स को अलाउ करती है, इसलिए डेमोक्रेसी के ऊपर हमेशा खतरा रहता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी उनका अगेंस्ट बोलेगा उसका गला काट देंगे। तो जब कोई बोलेगा ही नहीं तो सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा अपोजिंग फोर्सेस खड़ी रहती है आपके अगेंस्ट में। तो विजिलेंस चाहिए हमेशा। आम आदमी का विजिलेंस चाहिए कि गवर्नमेंट आपको हद से ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रही है। सिर्फ आम आदमी का नहीं, वो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे जुडिशरी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है हमारा, है ना, तो उसका विजिलेंस जरूरी है। तो ये जजमेंट ये दिखाता है जुडिशियल रिव्यू के तहत कि जो विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है कोर्ट को, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, वो उसको निभा रहे हैं, और ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो कहीं ना कहीं आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। अब चले आज के क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्विजिट फॉर द डेमोक्रेसी। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस दिया गया है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस कोई अपने आप नहीं आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जुडिशियल, जो हमारी जो जुडिशियल है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंटरी डेमोक्रेसी की पहली शर्त है, जिसे आप कह सकते हो प्री रिक्विजिट, कि इसको फुलफिल किए बिना आप ये अचीव नहीं कर सकते।
तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ द डेमोक्रेसी। आपने इसके ऊपर कमेंट करना है। तो एक क्वेश्चन के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, उसका आंसर लिखते हैं जब हम लोग। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। जैसे एक मूवी होती है, एक मूवी के भी यूजली जो स्टोरीज होती है तीन हिस्से होते हैं। उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहानी का थोड़ा सा कि हम क्या हो सकती है कहानी, एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती हैं, फिर बाद में जाके उसका सोल्यूशन रेजोल्यूशन हो जाता है। तो वही कुछ ना कुछ थ्री पार्ट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। पहले केस में इंट्रोडक्शन होगी, फिर हम लोग बॉडी में उसकी डिमांड लिखेंगे, क्या उसकी मेन चीज है, फिर लिखेंगे कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कहाँ से आया, क्या इसका मतलब होता है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। फिर हम इसकी डिमांड फुलफिल करेंगे कि हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्विजिट प्राइमरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी। थर्ड पार्ट में इसको लोग कंक्लूड कर देंगे, जिसमें आप कोई प्रोविजंस बता सकते हो, आज इसका सिग्निफिकेंस बता सकते हो, इस कॉन्टेक्स्ट में लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हो, समराइज कर सकते हो। इस पर्सपेक्टिव में हम लोग जो है इसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि भाई आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है, थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन में सिंपली आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग उसको बता सकते हो, आप उसको एक तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डिफाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सिंपल। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का किसी भी चीज की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, यही मतलब होता है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मींस जुडिशरी के ऊपर एक्सटर्नल कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होनी चाहिए। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द प्रिंसिपल दैट एंश्योर्स फ्री जुडिशरी विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आप ऐसा कर सकते हो, तो इट मींस फ्री जुडिशरी विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरफेरेंस in order to deliver justice। ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल आया कहां से? दिस प्रिंसिपल इज एक्चुअली रूटेड इन द concept of separation of power which is the basis for the governance। मैं एग्जैक्टली सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं मैं आपको सब कुछ, ठीक है। तो बस इसका करके आप इसको खत्म कर सकते हो। तो आपने एक तो ये बता दिया जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, दूसरा आपने ये भी बता दिया कि भाई ये कहाँ से आया है, सेपरेशन ऑफ पावर इज द मेन थिंग जहां से दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली केम। बस इंट्रोडक्शन हो गया, 15-20 वर्ड में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। फिर आता है इसका मेन चीज जो वो बोल रहा था, प्री रिक्विजिट, कि वाई दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, वाई दिस इज द प्राइमरी कंडीशन टू अचीव द डेमोक्रेसी और टू हैव अ लाइक हेल्दी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट की बात करते हैं, वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। तो सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यू नीड टू चेक एंड बैलेंस। तो जो जैसे हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो एक दूसरे के ऊपर नजर रखें, अपनी टेरिटरी के अंदर रह के काम करें, यही तो मेन चीज होती है। तो चेक एंड बैलेंस जिसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी कहते हैं। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक एंड बैलेंस द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो एंश्योर करता है दैट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डू नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। It ensures that legislature and executive do not encroach the rights of the people। तो एंश्योर करता है। अब यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए कुछ एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप वो भी दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, अभी अभी तो आया है बिल्कुल ताजा ताजा कढ़ाई से निकल के, एग्जाम्पल दीजिए। यू कैन से केस वनंदा भारती केस, जिसके अंदर कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर से आप आगे नहीं जा सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को वैसे ही इंटैक्ट रखिए। तो दिस इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज भाई दैट इज द चेक ऑन यू, है ना। आप ये कर सकते हैं। जुडिशरी का काम क्या होता है,
राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यही तो काम है। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी तभी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, अदरवाइज तो नहीं कर सकती। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी डिफेंड्स द फंडामेंटल राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, राइट। और ये वो कैसे करती है? जजमेंट देके करती है। तो कौन कौन सी जजमेंट यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो? आप यहाँ पे इंदिरा साहनी केस का एग्जांपल दे सकते हो, जिसके अंदर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द बैकवर्ड सेक्शन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप यहाँ पे नवतेज सिंह वाला एग्जांपल दे सकते हो केस का, जिसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल दीजिए। रूल ऑफ लॉ, राइट, रूल ऑफ लॉ, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है जो सरकार पावर में है उसको कितनी वोट मिली है, डजेंट मैटर, सभी को कानून का रूल मानना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी रूल नहीं कर रही है, कानून रूल कर रहा है, रूल ऑफ लॉ, रूल से ऊपर कोई नहीं है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, उसी के हिसाब से समाज चलेगा, आपके हिसाब से समाज नहीं चलेगा। तो ये कौन इंश्योर करता है? जुडिशरी तो इंश्योर करती है दैट रूल ऑफ लॉ, लैंड लॉ ऑफ द लैंड इज द प्राइमरी, राइट। और क्या इंश्योर करती है जुडिशरी? जुडिशरी इंश्योर करती है प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज, यस। और आप ये भी कह सकते हो दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजोरिटेरियनिज्म, अब ये भी कह सकते हो। क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी में कि जो सरकार पावर में होती है बिकॉज उसको मेजोरिटी लोगों ने वोट दिया है, तो समटाइम्स दे वांट टू इंप्लीमेंट देयर विश ऑन द माइनॉरिटी पीपल विच मे नॉट बी माइनॉरिटी फ्रेंडली ऑफ कोर्स इन सो मेनी केसेस। तो उस केस में क्या होता है? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, तभी डेमोक्रेसी चलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई आप माइनॉरिटी की भी प्रोटेक्शन आप करिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब यहाँ पे भी आप जो है कई सारे एग्जांपल ऑफ कोर्स जो है दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सबरीमाला का केस ले रख सकते हो, बिल्कुल सही केस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे शाहबानो का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप यहाँ पे ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल दे सकते हो वीमेन प्रोटेक्शन के लिए। सबरीमाला इज ऑल्सो फॉर द वीमेन थिंग, शाहबाना इज ऑल्सो टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प टू शाहबानो वाइफ। तो ये केस आप एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेटली डाल सकते हो, ठीक है। और क्या होता है? और आप इसमें लिख सकते हो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब भी दो पार्टी में झगड़ा हो जाए आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट इंश्योर करता है। लेकिन कोर्ट ये तभी इंश्योर कर पाएगा जब कोर्ट इंडिपेंडेंट होगा। सेंटर स्टेट में झगड़ा हो गया, कोर्ट, स्टेट स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया, आप कोर्ट में जाइए। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट विल इंश्योर यू जस्टिस, कोर्ट विल रिजोल्व द मैटर। और ये कोर्ट कई तरीके से कर सकता है, अपील के थ्रू कर सकता है, पीआईएल के थ्रू भी कर सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब कोर्ट के अंदर आता है तो कोर्ट ये देखता है कि भाई अगर कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसी पॉलिसी है जो आम जनता के राइट्स को वायलेट कर रही है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, even by using the judicial review concept. Even we have Article 142 which talks about the complete justice। तो कई सारे बड़े बड़े जो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुए हैं, आप एग्जांपल दे सकते हो बहुत सारे यहाँ पे। अयोध्या का एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल ताजा ताजा एग्जांपल है ये भी, राइट। आप इसमें एसआर बोमाई के केस के मेंशन कर सकते हो, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल को लेकर गाइडलाइंस दी गई थी, राइट। ये जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी बची रहे, और ये तभी हो पाएगा जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके वर्डिक्ट के अंदर एक कंसिस्टेंसी रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक महीने पहले सेम केस में अलग वर्डिक्ट सुनाया, आज आप सेम केस में अलग वर्डिक्ट सुना रहे हो, नहीं, वो नहीं चलेगा। क्योंकि जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करती है, जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती है। तो इससे होता क्या है, जुडिशरी इटसेल्फ फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज,
and that ensures the consistency and the stability in the verdicts, and that can happen only when judiciary is independent. और अगर ये होता है, इट विल लीड टू द पब्लिक ट्रस्ट, है ना, पब्लिक ट्रस्ट एंड फेथ इन द जुडिशरी, because that is also duty of judiciary to ensure the faith of the people in the system. Because अगर if people lose their faith in judiciary and the system, तो वो सड़क पे आके फिर जो है वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। जब तक जुडिशरी के अंदर उनको भरोसा है कि हाँ है वहां पे जुडिशरी जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, तभी जाके वो कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं जाएंगे। बट independent judiciary that judges can do anything. No, because ultimately जो जज होते हैं दे आर नॉन इलेक्टेड। जो लेजिस्लेचर होता है, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, और दोनों को ही लोगों की भलाई के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो जुडिशरी को ये नहीं समझना चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस है भाई वो जनता के अगेंस्ट में ही काम करते हैं, उनको क्या मिलेगा उससे, वोट तो उन्हीं से लेनी है ना, तो उनके वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे। बट वो जो काम कर रहे हैं, दे नीड टू बी फॉलोइंग द values of the constitution in order to protect the fundamental right of the citizens. So judiciary also need to constrain itself. Judiciary also needs to look into the matter that it does not encroach the power of legislative and executives. वो भी ध्यान देना जरूरी है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट। तो ये सब लिख के फिर आप जो है यहाँ पे कंक्लूजन आराम से लिख सकते हो। तो कंक्लूजन में आप ऑलरेडी एक ओवरऑल जो है समराइज इसको कर सकते हो। ठीक है, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द provisions for the judicial independence in the constitution itself, and for the impunity and for the conduct। जैसे आप ये लिख सकते हो, जैसे भाई जो जजेस का जो कंडक्ट होता है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं कर सकते हो, उनकी सैलरी के बारे में, उनकी पावर के बारे में, है ना, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ensures that judicial independence should be maintained by many provisions। ठीक है, अगर आपको किसी का नाम आता है आर्टिकल तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, their salaries are fixed, consolidated fund of India, they have a security of tenure also, है ना, पार्लियामेंट के अंदर वी कैन नॉट डिस्कस देयर बिहेवियर ऑल्सो। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूव दैट फ्रॉम द पोस्ट। इट ऑल दिस ऑल इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, आप ये उसमें मेंशन कर सकते हो। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बैकबोन to maintain the balance between all the stakeholders and organs of the government, that is very important for the survival and the thriving of the democracy। आप बस लिख के बढ़िया सा एक कैलकुलेट उसको जो है कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो क्योंकि आज आर्टिकल कम थे पेपर में, तो आई थॉट के चलो आपको कुछ ना कुछ नया करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।